ठीक है जी, अब जो है शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बीएनएस। ठीक है, बीएनएस में हमने क्या पढ़ लिया? आर्ट सेक्शन 14 से 17 तक। आज जो है नई चीज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्लियर? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बीएनएस वर्सेस बीएनएसएस बेसिक लेक्चर है, लेकिन बहुत सारी चीजें काम की आएगी आपकी, जो प्रीलिम्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका। कोई बता सकता है बीएनएस और बीएनएसएस में क्या डिफरेंस है? नाम तो यही है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। राइट? तो ये तो मत बताना कि इसका मतलब भारतीय न्याय संहिता है। वैसे कोई डिफरेंस? कोई भी बच्चा? सर बीएनएस में तो ये दिखाया बताया जाता है कि दंड जो न्याय है वो किस सेक्शन के अंतर्गत होगा। ठीक है जी। और बीएनएसएस में होता है कि क्या दंड मिलेगा। वंशिका का आंसर आया है। एक बार वंशिका दोबारा बताना। सर बीएनएस में तो दंड को डिफाइन किया जाएगा कि ये कौन से सेक्शन के अंदर दंड माना जाएगा, मतलब ठीक है सॉरी जी, अपराध माना जाएगा। यानी ऑफेंस डिफाइन बता रहे हो आप, है ना? हाँ जी। और जो इसके अंदर क्या बता रहे हो? इसमें पनिशमेंट किस सेक्शन के अंतर्गत आएगी। ठीक है। और किसी का कोई जवाब? कोई भी जो जवाब देना चाहे वो दे सकता है कोई और जवाब? चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। वंशिका, ये आंसर आपका गलत हो गया है। ये तो चीज ठीक है आपकी। बीएनएस के अंदर ऑफेंस को डिफाइन किया गया है कि क्या चीज अपराध है। जैसे चोरी, चोरी क्या है, चोरी के एलिमेंट्स क्या है। मर्डर क्या है, मर्डर के एलिमेंट्स क्या है। साथ साथ पनिशमेंट भी इसी के अंदर गिवन है। क्लियर? जो बीएनएस, ज्यादातर बीएनएस में बताया जाएगा कि पनिशमेंट मतलब कोर्ट काम कैसे करेगा, पुलिस कैसे काम करेगी, ये है क्या। हाँ जी, हाँ राइट। ये बीएनएस क्या है? बीएनएसएस ये प्रोसीजर लॉ है। जो पहले क्या हुआ करता था? सीआरपीसी। सीआर से क्या मतलब था? क्रिमिनल। पी से प्रोसीजर और सी से कोड। और बीएनएस था आईपीसी आपका, कि इंडियन पिनल कोड। क्लियर? अब इसमें क्या है, इसके अंदर तो क्या होता है बीएनएस के अंदर, कि ऑफेंस डिफाइन किए गए हैं कि क्या चीज ऑफेंस है, किस तरीके से वह चीज ऑफेंस बनेगा। हमें जनरल डिफेंसेस भी बताए गए हैं इसके अंदर। ठीक है जी, कि क्या हम डिफेंस ले सकते हैं। और अपराधों के साथ साथ हमें और ऐसी धाराएं बताई गई है जो अपराधों के साथ मिलकर दूसरे व्यक्ति को भी लाइबल कर देती है। क्लियर? लेकिन बीएनएसएस थोड़ा सा अलग है। ये नहीं बताता कि ऑफेंस के क्या एलिमेंट्स हैं, कितनी पनिशमेंट है। ये बताता है कि ऑफेंस हो गया, ऑफेंस हो गया, अब प्रोसीजर कैसे चलेगा, उस व्यक्ति को कैसे तो पुलिस पकड़ेगी। क्योंकि बीएनएस तो पुलिस के बारे में कोई चीज बताता ही नहीं है। वो ये तो बता सकता है कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऑफेंस करे, लेकिन ये तो बताते ही नहीं पुलिस कार्य कैसे करेगी, एफआईआर कैसे दर्ज होगी। जो चीज आपकी मतलब बीएनएस में अपराध है, अपराध तो हो गया, अब उस अपराध की सूचना आप किसे दोगे, कैसे दोगे, कैसे वो रजिस्टर्ड होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है जी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके बाद कैसे आपकी चार्जशीट सबमिट होगी। चार्जशीट क्या है आपका, है ना? इंक्वेस्ट, अगर कोई व्यक्ति मर गया और कोई कंप्लेंट नहीं दे रहा है, कम मतलब एक तरीके से ये क्या काम करता है, आपका प्रोसीजर बताता है कि अपराध क्या है, क्या सजा है, बीएनएस बताएगा। अपराध होने के बाद क्या प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा सजा तक। ठीक है जी, कन्विक्टेड या एक्यूटेड, कि आपका जो है बरी कर दिया या फिर कन्विक्ट कर दिया। उसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील भी तो लगाओगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी तो जाओगे अपील के लिए। राइट? उसके बाद एक चीज है, अपराध तो हो गया, देखो कितनी सारी पॉइंट्स निकल के आए हैं। बीएनएस तो केवल हमें इतना ही बता रहा था कि हमारा ये अपराध है, और इस अपराध के अंदर ये एसेंशियल एलिमेंट है जिससे मिलकर अपराध होगा। ठीक है? लेकिन बीएनएसएस हमें सारी प्रक्रिया बता रहा है, हर चीज जो मेन है वो बीएनएसएस के अंदर है। अब एक चीज बताओ आप, कोर्ट्स क्या होती है ना? ये कहाँ पता चलेगा हमें? किस कोर्ट के पास जाना है? पुलिस वारंट कैसे इशू करेगी, है ना? किस तरीके से पुलिस जो है आपके कार्य करेगी,
किस कोर्ट के अधीन आएगी, समझ में आया, किस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्यूरिसडिक्शन कि जैसे आपका अपराध हुआ है कहाँ पर, सारंगपुर में, ठीक है, और आप जो है मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कहाँ पर, शामली के अंदर, चल पाएगा? शामली की जो कोर्ट है क्या निर्णय ले पाएगी? समझ गए होगे सब। तो ये चीजें भी कौन कहाँ पे पता चलेगी हमें, BNSS में, समझ में आए? उसके बाद क्या है, बेल कैसे मिलेगी जी। BNS के अंदर हमें कहीं प्रावधान नहीं दिया है कि बेल के बारे में। बेल हमें कहाँ से मिलेगी, आपके BNSS के अंदर, यानी कि BNSS BNS एक छोटी चीज है, BNS एक बड़ी चीज है, राइट। दूसरी चीज, BNS तो एक मान के चलते हैं कि आप BNS के अंदर 200 क्रिमिनल एक्ट बता दिए गए कि ये 200 चीज ऑफेंसेस हैं, उसके असेंशियल्स बता दिए गए, जैसे थेफ्ट हो गया आपका, मर्डर हो गया आपका, कल्पेबल होमिसाइड हो गया आपका, रोबरी हो गया आपका, डकैती हो गया आपका। समझ में आया आपके? ये तो सारे ऑफेंसेस के बारे में बता रहा है कि लगभग ऐसा होगा कि 150 प्लस ऑफेंसेस हैं। बाकी जो है कुछ जो है सेक्शन ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट दी गई है कि एक में मर्डर को डिफाइन कर दिया, एक सेक्शन में मर्डर की पनिशमेंट बता दी, ठीक है जी। जैसे आपका रेप का केस हो गया, आपका जो है और बहुत सारे केस हैं, मतलब 150 प्लस है, बोलने लग जाओ तो ये जो है पूरा चरखा बन जाएगा। लेकिन सीआरपीसी का कार्य होगा वह केवल BNS तक सीमित नहीं है। पॉइंट समझो, जो BNSS का कार्य है वह नॉट ओनली अप्लाई ऑन BNS ऑफेंसेस। कहने से क्या मतलब है, अपराध और भी हैं, अपराध जैसे केवल एक केवल ऐसा BNS ही नहीं है जिसके अंदर अपराध जो है डिफाइन किए गए हैं, और भी हैं आपके। पॉक्सको कहाँ जाएगा जी, है ना, स्पेशल एक्ट है, वहां पे कोई क्राइम दिया गया है। क्रिमिनल एक्ट आपके साइबर एक्ट में कोई क्राइम आ गया, है ना, कोई नया एक्ट बनाया है, इस किसी चीज को जो है अपराध बना दिया गया है, ठीक है। आर्म्स एक्ट होता है एक, NDPS के मामले सुने होंगे आपने। तो ये तो इतने सारे मतलब एक्ट्स हैं, केवल BNS और BNSS, है ना, हम केवल BNS और BNSS की बात करते हैं, जबकि BNSS के अंदर सभी जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स हैं, क्योंकि BNSS के अंदर कोर्ट्स को डिफाइन किया गया है। कौन सी कोर्ट्स को, क्रिमिनल कोर्ट्स को। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जैसे पहले हम देखते थे धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है, अब तो बदल गई है। ऐसी मेंटेनेंस का मामला भी जो है आपका CRPC में था, अब जो 144 में आ गया है वो BNSS के। तो पॉइंट क्लियर हुआ ये सभी को कि BNSS का स्कोप है BNS के मुकाबले, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, अब हम एक बार BNS को देख लेते हैं कि BNS का कितना, मतलब BNS की गहराई को नापते हैं, है ना। जो BNSS जो समुंदर है उसे देखते हैं वो कितना बड़ा है, कितना उसमें मतलब गहराई है। ये लिंकिंग लो बेयर एक्ट था एक मेरे पास, उसके फ्रंट पेज की फोटो है जिसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है ना। इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपके एक ही पेज पे जितने चैप्टर्स हैं वे दे दिए हैं, क्लियर। अब ये देखो आप, मैंने पहले ही बताया कितने चैप्टर्स हैं BNSS के अंदर, 39 दिख रहा है। ये रोमन तो आती होगी आपको सभी बच्चों को, रोमन नहीं आती है तो एक बार जो है यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखे ना, नहीं तो इजी होती है। जो चैप्टर्स चलते हैं आपके वो रोमन्स में ही चलते हैं। रोमन्स ऐसी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये 10 जो है यहाँ पे ले आते हैं, हर जगह आप 10 लगा दो एक, और फिर से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये 2x यहाँ पे ले आओ, ठीक है जी, सारे सब में लगा दो ऐसे ही, फिर से 1 2 3, ठीक है जी। हमारे ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ तक, इसमें 3x आ चुके हैं, और फिर लास्ट में क्या है IX, यानी कि ये 39 दिखाई दिया, 3x 1x, यानी कि कितने हैं 39 चैप्टर्स हैं इनके अंदर।
अब दूसरा, दो शेड्यूल है, एक शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड। ये सवाल हमेशा डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि बीएनएसएस के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। चार ऑप्शन आ जाएगी, 39, 38, है ना, ऐसे। दूसरा ये पूछा जाता है कि बीएनएसएस के अंदर शेड्यूल कितने हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि एक शेड्यूल है ना, क्योंकि जो लास्ट वाला शेड्यूल है वो बहुत छोटा सा है, बहुत कम चीजें भी बता रहा है, तो कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेड्यूल एक लिख लेते हैं, लेकिन कितने शेड्यूल हैं यहाँ पे, दो। हमने अभी तक क्या किया है दो तीन लेक्चर्स में अपने, कि हमने इन चैप्टर्स के नाम याद रखने की कोशिश की है, ठीक है। अब जो हमने नाम याद रखने की कोशिश की है उसका कारण यही है कि अगर हमें एक बार चैप्टर्स पता चल जाए कि ये चैप्टर्स हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी नॉलेज मतलब हमें चीजें ज्यादा याद रहेगी कि बीएनएसएस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। कोई चीज आ गया तो आप एकदम याद कर पाओगे, अच्छा ये चीज तो बीएनएसएस के अंदर दी गई है, ना कि बीएनएस के। ढूंढने का तरीका बदल जाएगा आपको। कोई कह रहा है कि समरी ट्रायल कहाँ पे दिया गया है, आप एकदम बताओगे सर ये तो जो है बीएनएसएस के अंदर दिया गया है। चार्ज कहाँ पे दिया गया है, चार्ज को कहाँ डिफाइन किया गया है, जजमेंट के बारे में कहाँ लिखा गया है ना, जजमेंट ओपन कोर्ट में होगी। क्रिमिनल कोर्ट्स ओपन कोर्ट है, जैसे आप क्रिमिनल कोर्ट्स में गए, ठीक है। पहले तो अभी हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कोर्ट्स के भी टाइप होते हैं, जैसे आपका सिविल कोर्ट्स होती है, ऐसे आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स भी होती है ना। तो कुछ कोर्ट्स आपकी ओपन कोर्ट होती हैं, कुछ कोर्ट आपकी मतलब उन कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं होती। जैसे फैमिली कोर्ट है आपकी, ओपन कोर्ट नहीं होती है, उसमें जो है पारिवारिक मामले चले हुए होते हैं कि आप जाओ और वहां पे जाके खड़े हो जाओ और सुनवाई देखने का आपको अधिकार नहीं होता। लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं उसके अंदर आपको जाने का, खड़े होने का अधिकार होता है, बेशर्ते कि वहां पे खड़े होने की जगह हो और कोर्ट डिस्टर्ब ना हो रही हो, ठीक है। तो आपको कोर्ट से नहीं कह सकती कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो जी, आपका क्या मैटर है, बाहर निकलो। अगर जगह है तो आप आराम से खड़े रहो, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट्स ओपन कोर्ट होते हैं। वो चीज कहाँ लिखी हुई है, आपके बीएनएसएस के अंदर लिखी हुई है। यानी कि बहुत प्यारा एक्ट है, मतलब कोड है, मतलब बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा नॉलेज हमें प्रोवाइड करेगा अगर हम इसे अच्छे से पढ़े। आपका प्रैक्टिकल में भी यही काम आएगा। कोई अपराध हो गया वो तो पुलिस बताई देगी क्या अपराध है, किन सेक्शन में है, उसके बाद आप उस सेक्शन को अच्छे से पढ़ोगे कि वो अपराध बनता भी है या नहीं। क्लियर पॉइंट। पर बीएनएसएस हमें क्या सिखाएगा कि काम कैसे होगा, काम कैसे चलेगा, कहाँ। पुलिस जो है बीएनएस पढ़ती है, वकील बीएनएसएस पढ़ता है, राइट। मतलब वकील तो सारी चीजें पढ़ेगा, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं हम तो सारी ही चीजें पढ़नी है, लेकिन पुलिस की जो मतलब मजबूती होती है वो बीएनएस पे होती है, और जो वकील की मजबूती होती है वो एविडेंस पर और बीएनएसएस पर होती है। पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब अच्छा ये बताओ कि ये जो चैप्टर्स हैं कितने चैप्टर से आते हैं आपके। आज एक बच्चा नया आया है हमारे साथ, उनकी तो जो है तैयारी नहीं हुई होगी, चैप्टर्स हमने पहले लेक्चर्स में कराए हैं। इसके अंदर एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले कुछ सेक्शन उठाते हैं और ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 39, ठीक है। ये चीजें आपको रोज रिवाइज करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने आज रिवाइज किया और आपकी याद हो जाएगी। आज आपने रिवाइज कर लिया, 10 दिन बाद मैंने फिर पूछा कितने चैप्टर्स हैं, एक बार एकदम आपका आंसर आना चाहिए सर 39 चैप्टर्स हैं। कितने शेड्यूल्स हैं सर, 2 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। वो पहले शेड्यूल में क्या दिया गया है, दूसरे शेड्यूल में क्या दिया गया है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हर चीज हमें याद होनी चाहिए कि ये चीज ऐसी ऐसी है जो हमें प्रीलिम्स प्रीलिम्स में साथ दे, है ना। और मेंस में भी इनका फायदा ये होता है कि लिखने में काम आ जाता है। अब ये आपका क्या है, पहले कोर्ट्स को समझते हैं। सर इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? इसमें 531 सेक्शन है, देखो 531, ठीक है। टोटल सेक्शन जो है 531 है, चैप्टर इसमें 39 है, शेड्यूल इसमें 2 है। कितने टोटल सेक्शन है, ऐसा तो जनरली कम ही आता है वैसे क्वेश्चन, कभी एक आधी बार आ गया तो आ गया, मैक्सिमम तो ये चैप्टर्स पे और शेड्यूल्स पे पूछता है, राइट। अब इसमें क्या है, हमें क्या देखना है, जो चीज दिखाने वाली है, सेक्शन 6 क्या बता रहा है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार की कोर्ट्स होती हैं, है ना, कितने प्रकार की कोर्ट्स होती हैं। एक बार सेक्शन 6 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका मेंस का भी क्वेश्चन है, और इसमें ना अक्सर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जो बच्चा अभी तक जिसने सीपीसी नहीं पढ़ी और वो जो है इसे पढ़े तो वो सोचता है कि यही कोर्ट्स होती हैं,
और वो कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है इसका। ये क्या कह रहा है देखो, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बिसाइड्स द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा, है ना, एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता, मतलब इस कोर्ट से अलावा उन कोर्ट्स को भी हटाकर, जैसे आपकी SC ST की अलग कोर्ट बना दी, है ना, एक्ट के अंदर ही, मतलब कौन मैजिस्ट्रेट बनेगा वो भी बता दिया कि इस लेवल का अधिकारी जो है उसका जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, है ना। आपकी पोक्सको में अलग कोर्ट चलती है। ये क्या है, आपके जो है स्पेशल कोर्ट्स बना दी गई है, ठीक है। फैमिली कोर्ट हो गई आपकी, जिसमें मतलब एक तरीके से स्पेशल एक्ट, क्रिमिनल कोर्ट तो नहीं कहेंगे हम उसे, लेकिन स्पेशल एक्ट के अंदर कोर्ट बना दी गई है। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स बनाई है स्पेशल एक्ट के अंदर और हाई कोर्ट, इनके अलावा, यानी कि इनके अलावा ये भी हैं, ये भी सारी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। ये क्या कह रहे हैं, इनके अलावा 4 और कोर्ट्स हैं। पॉइंट समझ में आया मेरा, कि ये नहीं कह रहा है कि हाई कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट नहीं है या ये सारी कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं है। ये कह रहा है इनके अलावा, ये तो है ही, इनके अलावा जनरली कैसी कितनी कोर्ट्स होती हैं, 4। पॉइंट समझ में आया मेरे, इनके अलावा जनरली कितनी कोर्ट्स होती हैं, 4। तो कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बता देते हैं 4 तरीके की कोर्ट होती हैं, और उसमें कई बार हाई कोर्ट भी जोड़ देते हैं, और सोचते हैं, फिर सोचते हैं सिविल कोर्ट अलग होती है। मतलब समझने का मतलब है, सिविल कोर्ट होती है अलग। सिविल कोर्ट कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, ये हमें मिलेगा आंसर CPC में, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है जी। कि आपकी प्रेसिडेंसी की भी कोर्ट होती है, आपकी जो है किस किस तरीके की स्मॉल कोर्ट कोर्ट होती है। तो ये जितने सिविल कोर्ट के बारे में जो जानकारी हमें मिलेगी वो CPC में मिलेगी। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि कोर्ट्स तो सर हमने सिविल वाली भी देखी हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल क्रिमिनल कोर्ट्स की। पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब हमारे पास क्या है कि हाई कोर्ट्स और जो कोर्ट्स किसी अलग एक्ट में बनाई गई है संहिता के अलावा, उनके अलावा क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कितनी होती है, 4। जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट और आप ये 4 आंसर लिखे हो और ये बात आप बता के ना हो, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट समझ में आए मेरे। जो चीज वे पूछना चाह रहे हैं, जो ट्रिकी चीज है, वो चीज तो सबसे पहले आदमी यही देखता है कि वो चीज इन्हें पता है या नहीं, वो बात इन्हें पता है या नहीं, या केवल ये 4 ही चीज, ये 4 चीज तो सब बच्चे लिख के आएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो एक्सप्लेन कर पाएगा वही बच्चे जो है उनसे एक्स्ट्रा मार्क्स ले पाएगा, ठीक है। कि आप जो है हाई कोर्ट को भी लिखो और अदर कोर्ट्स को भी लिखो, उसके बाद आप लिखो कि 4 कोर्ट्स होते हैं। एक तो होती है कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट्स ऑफ सेशन, ठीक है। दूसरी होती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीसरी होती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब आप ये सोचते हो कि एक CJM होते हैं, कई जगह कोर्ट के अंदर CJM के साथ साथ ACJM भी होते हैं, ठीक है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, है ना। तो ये FTC कोर्ट भी होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो ये कौन होते हैं, ये जो है ये अधिकारियों के पद हैं, ये कोर्ट्स हैं, है ना। तो आपका क्या है, इनके अंदर जो जो CJM होता है वो जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही बनता है। पॉइंट समझ में आया आपके। जो जुडिशियल सेकंड क्लास होता है, जैसे आपका आप पेपर की तैयारी कर रहे हो PCSJ की, PC, ठीक है जी, आप तैयारी कर रहे हो, इसे सिविल जज एग्जाम बोला जाता है। पॉइंट्स में आया कि ये सिविल जज का एग्जाम है, तो फिर आप क्रिमिनल कोर्ट्स में पहुंचोगे कैसे। तो इसी के अंदर प्रावधान दिया गया है कि सिविल जज की जब मैजिस्ट्रेट की जरूरत होगी तो इन्हीं लोगों में से इन्हें साथ में, जिसे बोलते हैं सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, या फिर अगर आपके पास बर्डन ज्यादा है, क्रिमिनल कोर्ट ज्यादा है, जजेस की संख्या ज्यादा है, तो किसी को सिविल जज बना रहने दो और किसी सिविल जज को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना दो आप, ठीक है। ये किसके पास पावर है, ये भी आपको इसी BNSS के अंदर मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको कि ये क्या प्रोसीजर है। पूरा प्रोसीजर समझाने के लिए BNSS आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब आपका क्या है, वंशी का कोई समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं बन रहा है, खुशी, तनु, सबको समझ आ रहा है ना ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ।
आपका वंशिका, हुड्डा, विशु, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है जी। ये बहुत आराम से समझने की चीजें हैं। क्यों? इसमें अगर ज्यादा तेजी से बढ़ा तो क्या होगा, एकदम जो है डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, आप भूलना स्टार्ट करोगे। हमें पॉइंट्स पे रुके रहना है और बार बार रिवीजन करना है, बार बार क्वेश्चन एक दूसरे से पूछने हैं और बार बार उनका आंसर देने की कोशिश करनी है, जिससे ये पॉइंट हमारे क्लियर हो जाए। ठीक है। एक हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है और एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये कौन होते हैं भैया? ये हैं आपके जैसे डीएम, एसडीएम, एडीएम, इनकी भी कोर्ट होती है। इनके नाम के आगे भी मैजिस्ट्रेट लगता है, राइट। लेकिन ये कौन से होता है? एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब एसडीएम भी जो है 151 के मामलों में 107-16 की जो है कार्रवाई करता है ना। एडीएम के पास भी जो है वित्त राजस्व के जो है मामले होते हैं, जिसमें रिवेन्यू संबंधित एक कोर्ट होती है। डीएम के नाम के आगे भी मैजिस्ट्रेट लगा हुआ है। यानी मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंडाधिकारी, जो दंड दे सकता है। क्लियर? मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? दंड अधिकारी, जो दंड दे सकता है। अब यही हायरार्की है, यही हायरार्की है। सबसे बड़ा तो कौन होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर? एक सेकंड। सबसे मतलब सबसे जो बड़ी कोर्ट होती है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो क्रिमिनल की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, वो सेशन कोर्ट होती है। उसके नीचे जो उनकी कोर्ट होती है वे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की होती है। फर्स्ट क्लास में कौन सी? सीजीएम। ठीक है। जो सीजीएम होता है उसका जो है, उसमें सीजीएम के पास दो पावर आ जाती है। एक तो न्याय करने की पावर तो है ही, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर है, जो सीजीएम को आ गई है। दूसरी सीजीएम के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आ जाती है, जिसके अंदर वो क्या करता है, ये मामले कौन सी कोर्ट में चलेंगे। जैसे आपके शामली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 थाने हैं, ठीक है। कौन सा थाना कौन से जज साहब देखेंगे, कौन से मैजिस्ट्रेट साहब देखेंगे, इसका बंटवारा कौन करता है? सीजीएम करता है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी सीजीएम करने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद सीजीएम के नीचे कौन हो गए? ये आपके सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। ठीक है जी। और उस सबसे जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सबसे नीचे हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में। क्लियर? समझ में आ गया आपके? ये सबऑर्डिनेट की बात हो रही है आपस में। ये चीज आपको अलग सेक्शन में भी मिल जाएगी। ये आप आज का आपका काम भी यही है कि आपको बिना देखे, है ना, बिना देखे एक क्वेश्चन लिखना है कि कितनी क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, और उसका आंसर भी आपको खुद ही लिखना है। क्लियर? अब एक चीज और है सभी बच्चों के लिए, एक स्पेशली राज की बात है। आप जो है कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, अगर आप डेली एक आंसर नहीं लिखोगे तो एग्जाम में बहुत पीछे रह जाओगे। वो आप 1 साल 1.5 साल रोज आपको एक अपना रूटीन बनाना है कि मुझे एक क्वेश्चन रोज लिखना है, एक क्वेश्चन रोज लिखना है। तो आप ये पाओगे कि हाँ, कि आप बहुत इजीली, आपको लगेगा आप बिना मेहनत के जज बन गए हो। ठीक है, मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। आपको लगेगा कि स्मूथली जैसे आप एलएलबी पास करते जा रहे हो, ऐसे ही आप जो है समय बिताया आपने, समय तो लगेगा आपका तैयारी कंप्लीट होने में, लेकिन आप बहुत स्मूथली जज बन गए हो। और जो बच्चा नहीं लिखेगा वो नहीं बन पाएगा। देखो, दो रीजन है इसके। हम क्या करते हैं गलती, 3 स्टेज होती है जुडिशरी में आपकी। एक तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जैसे ही हमारी जो लो कंप्लीट होती है, चाहे एलएलबी हो चाहे बीएलएलबी हो, हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स के पीछे भागते हैं। सबके साथ यही होता है। क्या करते हैं? प्रीलिम्स के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स पास होगा तभी तो आप मेंस दे पाओगे। ये धारणा बन जाती है आपकी। उसके बाद सभी बच्चे क्या करते हैं? प्रीलिम्स के पीछे भागते हैं। मैक्सिमम बच्चों का यही हाल होता है। उसके बाद क्या होता है, जब प्रीलिम्स दे दिया उसके बाद इस डाउट में रहते हैं कि पता नहीं प्रीलिम्स निकला है मेरा या नहीं निकला है, निकला है या नहीं निकला है ना, कि कितने पे मेरिट जाएगी। 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया, मानने की बात है आपका। ठीक है। अब आपको पता चल गया आपका जो है प्रीलिम्स निकल गया है। अब आपका पता चलता है कि 1.5 महीने बाद ही आपका मेंस का एग्जाम है। और इसमें मेंस में क्या होगा आपका, एक दिन में दो दो एग्जाम, कि आपके 3 डे एग्जाम है। ये स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन जनरली आपके एक दिन में डे 1 में 2 एग्जाम, डे 2 में 2 एग्जाम, डे 3 में 2 एग्जाम, 3 3 घंटे बीच में गैप, यानी कि आपको 6 आवर्स लगातार बैठ के लिखना है।
और केवल 6 आवर्स नहीं, वो टाइम भी तो है जो आप पहले जाके बैठोगे वहाँ, जो रिपोर्टिंग टाइम भी होता है, जब गेट क्लोजिंग टाइम भी होता है। समझ में आया बंसी का डाउट? सोच में पड़ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि हमें उस एक बेस्ट दिन के लिए तैयार रहना है जो ये हमारी परीक्षा होगी। अब हमें आदत है 2 घंटे लिखने की, 2 घंटे में हम ऐसे करने लग जाते हैं। टूट गया आज। ठीक है जी। सब बच्चे परेशान कि अब तो लिखा नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा लिख लो, कम लिख लो। तो जज बनना है तो उस दिन के लिए तैयार होना है जिस दिन हमें 6 घंटे लगातार लिखना है। क्लियर पॉइंट? उस दिन के लिए तैयार होना है। अब हमारे जो एलएलबी में हमने एग्जाम किए हैं उसमें हम क्या करते हैं, आपके आज जो है आपका बीएनएस का एग्जाम है, तो आप पूरी रात 2 दिन तक बीएनएस पढ़ रहे हो। फिर आपका जो है 2 दिन बाद आपका जो है बीएनएसएस का एग्जाम है किसी बच्चे का, तो वो बीएनएसएस पढ़ रहा है 2 दिन। किसी दिन किसी का हिंदू लो है। ये एग्जाम में एक ही दिन में आपके 10-10 एक्ट्स आएंगे। और अगले दिन जो है आप पेपर दे के बस इतनी बुरी हालत में आओगे कि अगले दिन फिर आपको पता होगा फिर उठ के भागना है, फिर 6 घंटे लिखना है। तो रिवीजन का तो टाइम ही नहीं है। यानी कि हमें इन सारे एक्ट्स को एक साथ लिंक्ड करके चलना पड़ेगा कि हमारी तो तैयारी पूरी है, रिवीजन की जरूरत नहीं है, हम तो रोज लिखते हैं, है ना। आज आप शुरुआत करोगे एक क्वेश्चन लिखने की, ठीक है। जब आपका 6 महीने या 7 महीने हो जाएंगे, जैसा आपका 1-2 महीने बाद में ये एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन करूंगा, आपका आदत बढ़ानी है ना। फिर 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जहाँ आपका सिलेबस थोड़ा थोड़ा जो है होना कंप्लीट होगा, उसके बाद हम एक 3 घंटे का हर सैटरडे को क्या लेंगे, मॉक। हर सैटरडे को हमें क्या करना है कि बिल्कुल एग्जाम के तरीके से क्वेश्चन वही आएंगे जो पढ़ा दिए हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, जल्दी लिखना है, अच्छा लिखना है। एलएलबी के टाइम पे क्या होता है, जो मन में आया लिख दिया। ठीक है। अगर हम इंग्लिश मीडियम है, ना हम ग्रामर देखते हैं, ना ये देखते हैं कि हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझ भी आ रही है नहीं समझ आ रही है, ना हम राइटिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है, और ना हम कंटेंट पे ध्यान देते हैं। पूछ रहा है कुछ, बता रहे हैं कुछ, नंबर मिल जाते हैं हमें। जनरली नंबर इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि कितनी कॉपियां चेक करनी होती है, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो हर बच्चे की कॉपी ध्यान से पढ़ चुके। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी दिन के अंदर 30 कॉपी चेक करके आ रहा है 3 घंटे के अंदर, उसके सामने इतने सारे पेजेस है, तो वो ऊपर से पढ़ा, हेडिंग पढ़ा, जिसकी राइटिंग अच्छी लगी या जिसका कंटेंट में लगा कि हाँ ये सही लिखा हुआ होगा, वो ज्यादा ध्यान नहीं देता कि आपने नोट लिखा है या नहीं लिखा है। कई बार बच्चे कंसेप्ट को बिल्कुल ही गलत समझा के आ जाते हैं, फिर भी नंबर आ जाते हैं। जुडिशरी में ऐसा नहीं होगा आपका। ये डिफरेंस है। यानी कि जो लिखना है सही लिखना है। एलएलबी के टाइम पे क्या होता है आपका, कुछ भी जो है दो क्रिकेटरों के नाम लिखे, धोनी वर्सेस सैलमन, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। उसके बाद उसमें एआईआर भी लिख देते हैं 1977। ठीक है जी। आपका थ्री ये ऐसे ऐसे लिख देते हैं कि जो एग्जामिनर है वो भी एक बारी को जो है चक्कर काट जाए कि इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, सही होगी। ठीक है। बिल्कुल नहीं चलेगी आपकी। यानी कि जो पढ़ा हुआ है बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है। दूसरा क्या है, आप जज बनने के बाद भी आपको रोज पढ़ना है ना। लो तो आपको रोज ही पढ़ना है, रोज इंटरप्रिटेशन करनी है। तो इसका तो कोई रास्ता ही नहीं है कि आप जो है किसी शॉर्टकट के जरिए जज बन जाओ और आप वहां पे टिक पाओ। क्लियर? तो जितना ज्यादा पढ़ के चलेंगे उतना ज्यादा बढ़िया। किसी सेक्शन को नहीं छोड़ना है। ये एलएलबी भी एलएलबी के टाइम पे क्यों स्टार्ट करी है मैंने क्लास, मेनली मैं वही बच्चे नहीं ले रहा हूँ जिनकी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है। क्यों? उनके अंदर जल्दी है, हरी, वे हरी में है। वे क्या चाह रहे हैं, उन्हें शॉर्टकट चाहिए कि भाई आप जो है एकदम मुझे जो है ट्रिक्स बता दो सर, सारी सब एकदम मुझे सर 1000 सेक्शन याद करा दो आप 1 महीने के अंदर अंदर। क्या होगा उससे? समझ में आया? मेरे मेरे कंसर्न क्या है कि आपके पास है गोल्डन पीरियड। जो बच्चे इस समय अपने मतलब ग्रेजुएशन पीरियड में है उनके पास गोल्डन पीरियड है। इसके बाद तैयारी नहीं होगी, तैयारी अभी हो सकती है। ठीक है। बड़े आराम से तैयारी होगी, अच्छे से तैयारी होगी और तेज भी होगी। आज स्लो है, जो कंसेप्ट धीरे पढ़ाने हैं मैं धीरे पढ़ाऊंगा। नहीं तो कल मैंने एक जजमेंट पूरी एक क्लास के अंदर पूरी जजमेंट कंप्लीट कर दी, जबकि उसके अंदर हमने 2-4 सेक्शंस भी पढ़े। कल की जो क्लास थी तेज थी,
कल भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने आज बीएनएसएस स्टार्ट किया, फिर अगले दिन अच्छा लगा, फिर बीएनएसएस को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मुझे दिखाई देगा कि अब बच्चों में जो है थोड़ा सा बोरिंगपन आ रहा है, लो जी एक जजमेंट पढ़ते हैं आज, है ना, माइंड को ओपन करते हैं। तो ये एक मतलब एक प्रक्रिया है कि क्लास इंटरेस्टिंग हो, मजा आना चाहिए आपको बच्चों को, कि आप जो है पढ़ते हुए कि हमने हाँ इस क्लास के अंदर कुछ गेन किया है, नई चीजें हमें पता चली है। तो आज क्रिमिनल कोर्ट्स का आपका समझ में आ गया बिल्कुल, कि 4 तरीके की क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स जो अदर लॉ के अंदर बनाई गई है उसके अलावा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब उसके बाद कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं जो बेसिक है, लेकिन कई बार क्या होता है बेसिक चीज भी प्रीलिम्स में आती है और बच्चे गलती कर जाते हैं। जैसे जैसे आपका ये पढ़ते हैं, ये डिफाइन करने के लिए आ गया मेंस में कि बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, ठीक है जी, और नॉन बेलेबल कौन से होते हैं। आपका आ गया कोग्निजेबल। देखो हिंदी वाले बच्चे जो है, हिंदी में भी बता रहा हूँ, संज्ञा अपराध होता है कोग्निजेबल, और ये नॉन कोग्निजेबल, ठीक है जी, असंज्ञा अपराध। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपका हिंदी वाले बच्चों का इंग्लिश पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके सामने इंग्लिश में बहस हो सकती है ना। वकील साहब आ गए आपके, जो है इंग्लिश में बता रहे हैं सर ये तो कोग्निजेबल अपराध है, और आप जो है आप हिंदी में केवल पढ़ के आए हो ये संज्ञा अपराध है ना। आप देख रहे हो कि कोग्निजेबल मतलब ये जनरल टर्म्स हैं कि हमें हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। इंग्लिश वाला जो जज है वो तो कह देता है वकील साहब इसे इंग्लिश में बता दो, और अच्छा लगता है कि अरे जैसा आपने हिंदी में पढ़ाई नहीं कर रखी इंग्लिश में कर रखी है। ये देखो ये चीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी वाला जज ये कहे कि सर वो कि इंग्लिश में बोलने वाले को कि मुझे इसे हिंदी में बता दो, तो ये एक कंसर्न पैदा हो जाता है। क्लियर? टाइम है हमारे पास, हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। उससे दो फायदे और भी हैं, हम दिल्ली की वैकेंसी और आपकी हरियाणा की वैकेंसी, ये दोनों स्टेट जो हैं इसके अंदर केवल और केवल इंग्लिश में ही एग्जाम आता है। तो इसमें हिंदी में आपका एग्जाम भी नहीं आता, और हिंदी में लिखने का भी ऑप्शन नहीं होता है इसका, ठीक है, ओनली इंग्लिश। तो दो स्टेट हमारे लिए बढ़ जाते हैं। और तीसरा आपका यूपी के अंदर भी आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है ना। तो इंग्लिश तो ये चीजें हमें सीखनी ही है। मैं हो सकता है हमारे साथ जो है हिंदी मीडियम के बच्चे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हो कुछ इंग्लिश मीडियम से हो, लेकिन हमें हिंदी से इंग्लिश में आना ही है। लेकिन हिंदी की टर्म्स भी आपको मैं बताऊंगा, हिंदी की टर्म्स भी जरूरी है। इसे बोलते हैं संज्ञा अपराध, एक बार दिखा देता हूँ आपको। संज्ञा अपराध, संज्ञा यानी कोग्निजेबल, ठीक है जी, और असंज्ञा अपराध जो नॉन कोग्निजेबल है। पॉइंट क्लियर हुआ ये आपको? अब ये देखते हैं ये अपराध होते कौन कौन से हैं। ये आपको डिफाइन करने के लिए आ गया, तो कैसे डिफाइन करोगे, या कोग्निजेबल अपराध कौन से अपराध होते हैं? कोई बच्चा बता सकता है केवल कोग्निजेबल? बहुत देर हो गई ब्लू पेन से भी। सर गंभीर अपराध मतलब जिससे इत्यादि को बाहर छोड़ा तो और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो कहने का मतलब है आपका गंभीर अपराध, है ना। और कोई आंसर? बेझिझक होकर आंसर दीजिए। ये क्लास इसी तरीके से हो रही है जैसे एक ट्यूशन क्लास होती है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछो, जितना ज्यादा इंटरेक्टिव है ना हो, उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप इसी वजह से मीट पे क्लास है, नहीं तो ऐप पे भी है, ऐप पे जो और अच्छी क्लास हो सकती है, स्क्रीन बड़ी हो सकती है। मीट पे करने का तरीका मतलब रीजन यही है कि आप सब जो है ऐसे फील करिए जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हुए हो, है ना। बोर्ड आपके सामने है, तो आप बोल सकते हो अपनी बात। ट्राई करेगा कोई? वंशिका का आंसर आया है बस अभी तक कि गंभीर मर्डर, रेप, कंट्री के अगेंस्ट अपराध, ठीक है जी। वंशिका ने आंसर दिया है। खुशी कुछ जानते हो कोग्निजेबल अपराध की डेफिनेशन के बारे में? विजय, वैष्णवी, आंसर तो दो। एक बार अपना जो है ये, जब आप एक दो बार बोलोगे ना क्लास के अंदर तो अच्छा लगेगा आपको कि हाँ ठीक है।
आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और क्लास में बोल के बता सकते हैं। अनरिकॉग्नाइजेबल जो अपराध होते हैं, गंभीर होते हैं, इसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं, जैसे रेप, मर्डर आदि। दूसरी चीज आई है हमारे सामने, विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, यही है आपका जो है डेफिनेशन। कॉग्निजेबल अपराध वे अपराध होते हैं जिनके अंदर पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल अपराध वे होते हैं जिनके अंदर पुलिस बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। पॉइंट क्लियर हो आपको? जैसे गंभीर तो इसकी जो है नेचर है कि मैक्सिमम केसेस में यही होगा कि ये ज्यादा गंभीर अपराध हो गए जिसकी वजह से जो है बिना वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना, लेकिन मैक्सिमम केस में ये पाएगा। अब देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। यही डेफिनेशन जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट आती है प्रीलिम्स के। कोग्निजेबल अपराध की जो डेफिनेशन है, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कोग्निजेबल केस, यानी कि आप इसे कोग्निजेबल केस भी कह सकते हो, मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। पॉइंट समझ में आया कि वो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डेंस के साथ या किसी अदर लॉ में, ठीक है, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। पॉइंट क्लियर हो आपको? अभी समझेंगे इसे हम। अभी तो हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे से कि इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। उसके बाद ऐसे आंसर दीजिए मुझे, बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कोग्निजेबल वाले। ये जो आप आंसर दे रहे हो वंशिका, ये आपका ऑप्शन में आएगा, ऐसा नहीं है कि, है ना, कि ये आपको ऑप्शन में आएगा। ठीक है। तनु आप बताना चाहते हो कुछ, बेलेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? वे अपराध हो सर जो आरोपी जमानत जो मांगते हैं, जो जो आरोपी जमानत मांगते हैं अच्छा, जो कानूनी आरोपी जमानत अधिकारों को। में। ठीक है, आपका एक पॉइंट आ गया। पॉइंट आपका सही है। आपने कहा कि जमा जो अपराधी हैं जमानत मांगते हैं और इसमें अधिकार होता है, बेलेबल अपराधों में अधिकार होता है बेल पाने का। ठीक है जी जी। जी। लेकिन एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, अभी तक हमने इसे डिफाइन नहीं किया। पूरी हमने बोल दो इस सर, क्या चीज? पूरी डेफिनेशन बोल दो एक बार। हाँ, एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं कि प्रीलिम्स में कैसे। ठीक है। हाँ, आप एक, ठीक है जी, आप एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, है ना, इससे थोड़ी सी आवाज आ रही है। अब बताता हूँ मैं। अब क्या है आपका बिलेबल ऑफेंस की, हमने एक दो जो इसके नेचर होते हैं ना, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके, वो तो हमने पढ़ लिए। जैसे इसमें मैटर ऑफ राइट होता है, बेल मिलनी ही मिलनी होती है ना। लेकिन अब हम ये पढ़ते हैं बेलेबल ऑफेंस होते कौन से। जैसे वंशिका ने बता दिया था अपने पास में कि ये नॉन कोग्निजेबल अपराध होते हैं, है ना वंशिका? ये आंसर ऑप्शन में आएगा, बिल्कुल ना भरना, ये गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके कॉग्निजेबल अपराध भी बेलेबल हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, ये सारी कैटेगरी अलग अलग बटी हुई है। मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसा मिल सकता है कि नॉन कॉग्निजेबल अपराध बेलेबल अपराध है, लेकिन बहुत सारे अपराध ऐसे भी हैं जो नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल है और आपके जो है नॉन बेलेबल भी हैं, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेलेबल भी हैं। और जो है बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो कॉग्निजेबल भी हैं और बेलेबल भी हैं। इसकी लंबी लिस्ट दी गई है शेड्यूल के अंदर, जो शेड्यूल आप देखोगे अभी दिखाऊंगा आपको, हर चीज दिखा के चलूंगा, है ना। अब हम चलते हैं बेलेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज सो एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ। यानी कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तो केवल आपका बीएनएस दिया गया है ना। एक तो बीएनएस, या किसी और जो है लॉ के अंदर उसे अगर बेलेबल कहा गया है तो वो बेलेबल ऑफेंस होगा, केवल ये डेफिनेशन है। बेल बेल का अधिकार है इसमें नहीं, वो अलग सेक्शनों की बात है। बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन बस यही है कि जो अपराध, मतलब एक लिस्ट है
बेलेबल ऑफेंस कुछ आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप ये कह सकते हो एक लिस्ट है जो फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जिन अपराधों को बेलेबल ऑफेंस बताया गया है प्लस, आप प्लस करो, और वे अपराध जो किसी दूसरे कानून में जो है बेलेबल ऑफेंस बताए गए हैं वे होते हैं बेलेबल ऑफेंस। इसकी ज्यादा डेफिनेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, केवल आप ये कह सकते हो कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि जो बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल होती है वो एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है। क्लियर? अब देखो फर्स्ट शेड्यूल की बात की गई है, तो एक बार फर्स्ट शेड्यूल पे चलते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल दिखता कैसे है। आपको सबसे लास्ट में मिलेगा जब आप एआईबी का एग्जाम दोगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, जहाँ सेक्शंस खत्म हो जाते हैं आपके। देखा है अब तक किसी ने फर्स्ट शेड्यूल दिखता कैसे है बेल एक्ट के अंदर? किसी ने नहीं देखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट शेड्यूल रूड इज हैवी गेट हेल्प। अच्छा ओके ओके, दिख गया आपको फर्स्ट शेड्यूल। इसके बाद क्या दिया गया इसमें, इन्होंने पॉइंट बताए हुए हैं, मेन चीज है ये देखो, ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता। मैंने बताया कि फर्स्ट जो आपके बीएनएस की ही जो है फर्स्ट शेड्यूल में बीएनएस के सेक्शन दिए गए हैं जो चीज अपराध है, और ये बताया गया है कि ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ये कोग्निजेबल है, नॉन कोग्निजेबल है, और इनका जो ट्रायल चलेगा, है ना, ट्रायल पढ़ेंगे हम बीएनएसएस के अंदर, ही ट्रायल क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है, तो जो इनका ट्रायल चलेगा वो कौन सी कोर्ट के अंदर चलेगा वो भी बताया गया है। शुरू में तो अबेटमेंट के सेक्शंस हैं, अबेटमेंट के सेक्शंस डिपेंड करते हैं मूल जो सेक्शन होते हैं जिनकी अबेटमेंट की गई, तो इन्हें नहीं पढ़ते, कुछ और दिखाता हूँ आपको। जैसे आपका रेप हो गया आपका, है ना, रेप का अपराध है, उसके अंदर ये बताया गया है कि सजा कितनी है, ये वही सजा है जो बीएनएस के अंदर दी गई है। यानी कि अगर हमें एक साथ सभी सजाओं को याद रखना है, इंपॉर्टेंट सजाएं देखनी है, तो हम क्यों बार बार बीएनएस के पेजेस को पलटे, जब हमें पता है कि बीएनएसएस के शेड्यूल के अंदर तो पूरी लिस्ट बना के दी गई है, राइट? तो इससे हमें हेल्प मिल जाएगी। तो बीएनएसएस का शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शुरुआत में ही हमें समझ लेना कि ये कैसा होता है, कैसे दिखता है। पहला देखो क्या है, कितनी सजा दी गई है, 10 साल से कम नहीं होगी, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, और जो जहां तक जा सकती है एलआई तक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, और साथ में फाइन लगेगा। रेप कैसा अपराध होता है, कोग्निजेबल, यानी कि रेप के अंदर पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, कोग्निजेबल का मतलब यही था, हमने समझा था कि बिना वारंट अरेस्ट हो सकते हैं। दूसरा क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कोग्निजेबल ऑफेंस में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देने होते हैं या नहीं। विजय का आंसर, विजय जो चीज आपने पूछी है वो अलग सेक्शन में डिफाइन की गई है, उसमें क्या दिखाया गया है कि कोग्निजेबल नॉन कोग्निजेबल तो ये हो गया कि आप अरेस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है तो अरेस्ट करने का जो है बिना वारंट सवाल ही पैदा नहीं होता है, और वारंट मिल गया तो फिर आप अरेस्ट ही कर लोगे, है ना। दूसरा क्या है, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है शायद कि जैसे एक सेक्शन दिया गया है बीएनएसएस के अंदर कि 7 साल से जो कम के अपराध हैं, चाहे जो कोग्निजेबल की ही बात है यहाँ पे, क्यों, नॉन कोग्निजेबल में तो आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते हो बिना वारंट के। अगर कोई कोग्निजेबल अपराध है और वो 7 साल से कम का है तो उसके अंदर पुलिस नोटिस देगी। बीएनएसएस की जो सेक्शन है वो कुछ और अलग तरीके से बताता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की इस टाइम प्रेजेंटली फोर्स में जजमेंट चल रही है उसमें आप क्या कहते हो कि आप पुलिस क्या करेगी, नोटिस देगी। अगर वो नोटिस का पालन नहीं करता तो अरेस्ट कर सकते हैं, अगर वो नोटिस के पालन में कार्य कर रहा है तो अरेस्ट नहीं करेगी। जैसे पहले जो सेक्शन था वो 41A था, ठीक है जी, अब 35 हो गया है। ठीक है विजय, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। इस टाइम तो क्या है, अगर मैं ज्यादा उसकी तरफ चला गया तो आज का टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। बताऊंगा सारी चीज, बीएनएसएस का भी एक सेक्शन ऐसा नहीं होगा जो छोड़ूंगा, ठीक है। कम से कम बीएनएसएस तो आप ये कह रहे हो कि पढ़ाने की बात है, मैं आपको रटवा भी दूंगा कि किस सेक्शन में क्या है, किस चैप्टर में क्या है। जहां आपके चैप्टर्स नंबर याद हुए कि इतने चैप्टर्स हैं, आपकी फिंगर मतलब उंगलियों पे याद हो गए कि ये पहले नंबर पे चैप्टर है, 7वें पे ये है, उसके अंदर क्या है वो तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, कोग्निजेबल अपराध होता है रेप, यानी कि बिना पुलिस वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसके नॉन बेलेबल होता है
नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बेल नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि इसमें कोर्ट की डिस्क्रेशन पे बेल मिलेगी, कोर्ट के विवेक पे बेल मिलेगी, कि बेल कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। प्राइमा फेसी जज को लग रहा है तो फर्जी केस है, ये लड़का लड़की थे, आपस में जो है बहुत टाइम से 15 साल से रिलेशन में रह रहे हैं, इन्होंने शादी नहीं करी, अब कुछ ऐसा मैटर हो गया है कि जो है ये रेप का केस लगा दिया गया है, तो जो है प्राइमा फेसी मुझे लगता है कि इसमें जो है कमियां हैं, तो वो बेल दे दी, है ना, कि हार्श नहीं होना चाहिए बिल्कुल, कि किसी लड़की ने रेप का आरोप लगाया तो उसे बेल ही ना दो। ये बेल तो मिलेगी लेकिन कोर्ट के डिस्क्रेशन पे मिलेगी, ठीक है जी। कौन सी कोर्ट सुनेगी, ट्रायल कहाँ चलेगा इसका, सेशन कोर्ट में, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ये चीजें ऊपर बताई हुई भी हैं, ऊपर जब आप सबसे ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, क्लियर हुआ पॉइंट। ऐसे ही आपका और ऑफेंस देखते हैं, सारे ऑफेंसेस में बीएनएस के अंदर जितने भी ऑफेंस में सजाए हैं, ऐसा कोई अपराध नहीं जो मिस किया हुआ है इन्होंने, है ना। अब देखो एक अपराध आ गया, वोयरिज्म, झांकना दृश्य, है ना, कि किसी लेडीज को ऐसा देखना जो उस समय इस कंडीशन में है कि वह नहीं, वह समझती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में जो है आपका ये कॉग्निजेबल अपराध है। देखो वंशी का आंसर मिल गया आपका, है ना, आंसर क्या मिल गया, कॉग्निजेबल भी है और बेलेबल भी है। था ना, किसी ने बताया था कि वे अपराध होते हैं जो बेलेबल होते हैं, मिल गया आंसर, ज्यादा दूर भी नहीं चले, एकदम आंसर मिल गया कि कॉग्निजेबल के साथ बेलेबल है, कि पुलिस बिना वारंट अरेस्ट तो कर सकती है लेकिन कोर्ट में उसे तुरंत बेल मिल जाएगी, कोर्ट में भी बेल मिल जाएगी, पुलिस स्टेशन में भी बेल मिल जाएगी। ये भी एक चीज होती है कि बेल कहाँ से मिलेगी, ये भी हम जो है आने वाले टाइम्स में पढ़ते रहेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, है ना। बहुत सारे अपराध हैं ऐसे ही। अब देखो फिर से एक अपराध आ गया आपके सामने, जो मिसकंसेप्शन होते हैं वे टूट रहे हैं इस लेक्चर में हमारे, क्योंकि इस समय हम बताने से ज्यादा, किसी लेक्चर को बताने से ज्यादा हम देख रहे हैं खुद, है ना, अपने सेंसेस के द्वारा, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, कानों के द्वारा सुन रहे हैं, जो हमारी ट्रिक्स का भी पार्ट होती है ना, कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो आप देख लोगे एक बार तो वो आपका 100% श्योर हो जाएगा, कोई आपको हिला नहीं सकता। मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे अपराध हैं जो कॉग्निजेबल भी हैं और बेलेबल भी हैं, और ऐसे अपराध हैं जो नॉन कॉग्निजेबल भी हैं और बेलेबल हैं, है ना, और नॉन बेलेबल भी हैं, मतलब यानी कि आपके जो है हर तरीके की कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं ये कह दूं कि कॉग्निजेबल बेलेबल अपराध भी होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं तो गलत हो जाएगा, यानी कि डेफिनेशन हमें क्लियर कहनी है, बेलेबल अपराध भी अपराध है जो पहले शेड्यूल में बीएनएसएस के दिए गए हैं, कि जिन्हें ऑफेंसेस को बेलेबल बताया गया है, किस आधार पे बताया गया है वे जाने, ठीक है। लेकिन जनरली ये आप क्या शब्द इस्तेमाल करोगे, लेकिन जनरली ये वे अपराध होते हैं जो कम जो है तीव्र वाले होते हैं, कम सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जनरली होता है ऐसा। पॉइंट क्लियर हुआ आपको सभी को। अब देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन फिर से आ गया, अपराध है 81 सेक्शन है बीएनएस का, कि ए मैन बाय डिसीट कोसिंग ए वुमन नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड, यानी कि एक आदमी धोखा करता है, डिसीट करता है वुमेन के साथ, ये दिखाता है कि भाई आपकी या मेरी शादी हुई है ना, शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम टू कोएबिट, उसके साथ रहता है, मतलब ये अपराध है, हम पढ़ेंगे इसके क्या सेंसेस हैं। इसमें 7 साल तक की सजा भी है। अब इन्होंने क्या कह दिया, ये है नॉन कोग्निजेबल अपराध। कितनी बड़ी बात हो गई, 7 साल तक की सजा है कम से कम, है ना, कम से कम 7 है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है इसमें। और उस केस में हमारा बीएनएसएस में क्या दिया गया है, ये नॉन कॉग्निजेबल है, यानी पुलिस बिना वारंट अरेस्ट ही नहीं कर सकती है, पुलिस बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है, और अगर, है ना, मतलब बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है, और जब वारंट से अरेस्ट कर लेगी तो ये नॉन बेलेबल है, बेल मिलने में अब कोर्ट का डिस्क्रेशन है, यानी कि एक तरफ तो आप कह रहे हो आप अरेस्ट नहीं कर सकते, नॉन कॉग्निजेबल है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो ये नॉन बेलेबल भी है, अरेस्ट कर लिया, कोई वारंट इशू हो गया, अब आपको बेल जो है कोर्ट की मर्जी पे मिलेगी, कोर्ट के डिस्क्रेशन पे मिलेगी, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसका ट्रायल करेगा। जबकि इसमें सजा 10 साल तक की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की है। और हम बहुत सारे डाउट ये आते हैं कि कौन सी कोर्ट कितनी सजा दे सकती है, वो भी चीज दी गई है बीएनएसएस के अंदर,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी कोर्ट बड़े अपराधों का जो है ट्रायल नहीं चला सकती। इसमें साफ दिया गया है, देखो, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस अपराध का ट्रायल चलाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? तो यानी कि हमारे इस आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हमने बीएनएसएस को बहुत ध्यान से देखा। अभी तो जो है हमारी आने वाली क्लासेस में हम इसे और अच्छे से पढ़ते चलेंगे, पर अभी के लिए हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन दूर हो गए कि अब हमें पता चला कि हमें लॉ को वैसे ही पढ़ना चाहिए, देख के पढ़ना चाहिए, सुनने के बजाय कि मैं आज अगर आपके सामने लेक्चर लेके बैठता और ये मेरे सामने ओपन सीट है मेरे सामने और मैं कहते हैं कोग्निजेबल अपराध वे अपराध होते हैं, नॉन कोग्निजेबल वे अपराध होते हैं, बहुत प्यारी राइटिंग में आपके सामने नोट्स बनाता है ना, तो भी आप एक टाइम जाके ना भूल जाते हैं। कितनी सुंदर राइटिंग होती है लेकिन भूल जाते। जो चीज आपने देख ली अपनी आंखों से, ये आपने देख लिया, कॉम्बिनेशन NC&B का भी कॉम्बिनेशन होता है ना, C+B का भी कॉम्बिनेशन होता है, NC+B का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो जो ये आपने कॉम्बिनेशन देखे हैं तो ये आपने अपनी आंखों से देखे है ना, शेड्यूल को समझा आपने। एक सेकंड शेड्यूल भी होता है, कल की क्लास में हम सेकंड शेड्यूल में देखेंगे उसके अंदर क्या है। आज की क्लास में हमने ये भी देखा कि क्रिमिनल कोर्ट्स कितने टाइप की होती हैं, किन के अलावा होती हैं। हमने एक चीज और समझी कि अगर हम CRPC BNSS पढ़ रहे हैं और CPC की अगर पॉइंट में आपको ना बताऊं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे जो CPC के अंदर सिविल कोर्ट कहाँ है, कितनी होती है, वो CPC में बताया गया है। यहाँ पे केवल हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ना कि टोटल कोर्ट्स की, है ना। इस सेक्शन को पढ़ के कहीं आप बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यक्तियों को कहते हुए सुनोगे कि वे कहेंगे 4 तरीके की कोर्ट्स होती हैं। आंसर गलत है। 4 तरीके की क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स के अलावा। पॉइंट बिल्कुल सही है, क्लियर हुआ? अब चलिए हम जो है सेक्शन से याद करते हैं जो हमारी ट्रिक्स है, ठीक है। और तनु, आपका पहला लेक्चर है लेकिन धीरे धीरे ट्रिक्स आपके समझ में आ जाएगी कैसे काम करती है हमारी ट्रिक्स। का हमारा एक पैटर्न है, ऐसे नहीं है कि ट्रिक्स हमने जो है शुरू कर दी और जो है आज कुछ ट्रिक्स हैं कल कुछ ट्रिक्स हैं। ये पूरे सिस्टमेटिक ट्रिक्स हैं, यानी कि ना तो आप ट्रिक्स भूलोगे ना आप सेक्शंस या चैप्टर नंबर भूलोगे। ट्रिक्स को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं स्पेशली आपके लिए। हमने क्या किया हुआ है, जो नंबर्स हैं, है ना, जो नंबर्स हैं ये हमारे याद नहीं रहते हैं। हमारे लिए जैसा 5 है वैसे ही 6 है, जैसा 43 है वैसे ही 44 है। तो इससे कंफ्यूजन क्या होता है, हम कुछ भी याद नहीं कर पाते, कुछ भी याद नहीं कर पाते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि जो नंबर्स हैं हर नंबर को एक कैरेक्टर दे दिया। आपके जैसे 100 दोस्त होते हैं ना, कि आपके 100 दोस्त हैं, अलग अलग नाम है आपके, जो है अलग अलग 100 लोगों को आप जानते हो। तो हमने हर एक नंबर एक व्यक्ति को डिनोट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया है, अब किसी अपराध को, है ना, चाहे कोई अपराध हो जाता है या कोई घटना होती है या कोई सेक्शन होता है या कोई चैप्टर होता है, हम उस कैरेक्टर से उसे जोड़ देते हैं। जैसे कोई हमारे यहाँ सर है और सर ने जो है रवि को धमकाया था, ठीक है। अगर आपने आप क्लास में था, आपने अपनी आंखों से देखा, विजुअलाइज करा था कि सर ने रवि को धमकाया था, और फिर आपने एक चीज देखी, रवि को जब सर धमका रहे थे तो एक बच्चा दूसरा है वो हंस रहा था, उसे मुर्गा बना दिया। आपने अपनी आंखों से देख, मतलब चीजें आपने विजुअलाइज कर ली। उसके बाद जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि मुर्गा किसे बनाया गया था, तो आप एकदम आंसर दे दोगे किसे बनाया था, ठीक है। डांट किसे रहे थे, तो आप एकदम आंसर दे दोगे डांट किसे रहे थे। तो ये ऐसे ही काम करती हैं ट्रिक्स, ये इजी कर देती हैं चीजों को याद करना। इजी नहीं, बहुत ज्यादा इजी कर देती है, क्लियर। और देखो हमने कैसे सेक्शन बनाए हैं वो तो हम दूसरे उसमें पढ़ेंगे। हमने 1 से लेके 20 तक ऐसे बनाए रिदम में, 1 सन, 2 गुरु, 3 बीन, 4 चोर, 5 वाइफ, 6 को मैंने थोड़ा सा जो है अमेंडमेंट भी करते रहता हूँ मैं अपनी ट्रिक्स में। इसे और अच्छा याद रखने के लिए मैंने क्या किया है, 6 को फिक्स, और फिक्स से मैंने फिक्स पोल की जगह फिक्सर बना दिया है। आजकल एक चीज बहुत चल रही है जो फिक्सर है ना, जो चीजें फिक्स करता है, पेपर फिक्स करता है या मैच फिक्स करता है ना। एक मूवी भी आई थी जन्नत, जन्नत के अंदर कौन थे, इमरान हाशमी ने रोल निभाया जन्नत मूवी के अंदर, उसमें भी इनका काम क्या था, फिक्सर।
ठीक है। तो फिक्सर से जो मैंने देखा बहुत सारे सेक्शंस अच्छे याद हो रहे हैं, तो मैंने इसमें अमेंडमेंट कर दी कि अब हम 6 को फिक्स ना याद कर कर क्या याद करेंगे, फिक्सर। इसकी जो इमेज है मैं एडिट कर दूंगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अब उसके बाद क्या करते हैं कि बहुत सारे जो, अब आप केवल ट्रिक्स याद करो, 1 से लेकर 100 तक के जो कैरेक्टर्स हैं वे आपके समय के साथ साथ याद होते रहेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? अब जो है आपका दोबारा से हम रिवीजन लेंगे, है ना। और आज जो है कम से कम ये देखते हैं कि आपको 25 सवाल के जवाब देने हैं, 25 चैप्टर्स के जवाब, कि आपको बीएनएसएस के 25 चैप्टर्स याद हो गए हैं, आपको डन करना है, सर याद हो गए हैं। सबसे पहले रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन की भी टेक्निक्स होती हैं। शुरुआत में तो हम रिवीजन पे रिवीजन एक चीज बार बार कर रहे हैं, बार बार करने की वजह से हम बोर हो जाएंगे। बोर होना भी जरूरी है, ठीक है। बोर हो जाएंगे तो उस चीज को फिर हम 21 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद दोबारा से रिवाइज करेंगे, तब हमें याद आएगा कि एक दो चीज हम भूल रहे हैं। तब हमें उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा और अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। एक बार रिवीजन लेते हैं। फास्ट जो है, जो पुराने चीजें हो चुकी हैं उन कैरेक्टर्स को देखते हैं। तनु, आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है कि नंबर किसका क्या नंबर है, नंबर कैसे बना, केवल कैरेक्टर देखना है आपको, ठीक है। इमेज जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखते चलिए। पहली इमेज है हमारे सामने कि सचिन तेंदुलकर को, मतलब हमने एक इमेज बनाई थी अपने माइंड में कि सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के मैच में रन ना बनाने की वजह से कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी थी, है ना। और उसके बाद हमने क्या कहा कि लोगों का कहना था ये फैसला गलत है, गलत है, गलत है, इसे तो जो है कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट भेजो, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर कहाँ चले गए, हाई कोर्ट, कंफर्मेशन के लिए, अपनी बहस करने के लिए। यानी कि सेशन कोर्ट की जो डेथ पेनल्टी होती है उसे हाई कोर्ट भेजा जाता है कंफर्मेशन के लिए। हमने किससे जोड़ दिया इसे, सचिन तेंदुलकर से, ठीक है। अब देखना आपके कितनी जल्दी जो है आप आंसर दे पाओगे बिना नंबर्स जाने, है ना। फिर हमने दूसरी इमेज देखी कि एक मोटा व्यक्ति है जो एक पहलवान व्यक्ति से अपील करता है कि प्लीज मेरी अपनी जैसी बॉडी बनवा दो। एक मोटा व्यक्ति एक पहलवान व्यक्ति से क्या कहता है, प्लीज मेरी जो है आपने जैसी बॉडी बनवा दो, मेरी जो है शादी आने वाली है, पास में है, तो प्लीज मेरी बॉडी बनवा दो, ठीक है जी। अगली इमेज है कि दो आर्मी मैन है। एक आर्मी मैन तो क्या कर रहा है, रेफरेंस लगा रहा है, अपना फोन करवा रहा है, प्रमोशन का टाइम आ रहा है। एक तो क्या करवा रहा है, रेफरेंस लगवा रहा है, फोन मिलवा रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति मेहनती है, एक आर्मी मैन, वो क्या कर रहा है, जो उसने पहले पढ़ा हुआ था वे नोट्स रिवाइज कर रहा है। दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या कर रहा है, नोट्स रिवाइज कर रहा है। एक कर रहा है रेफरेंस, एक कर रहा है रिवीजन, है ना। उसके बाद एक इमेज थी कि एक बेहतरीन बाबा है, मतलब बहुत अच्छे जो हैं ज्योतिष शास्त्री हैं, बेहतरीन बाबा हमने बोलते हैं, 18 नंबर है इनका, 18 बेहतरीन, है ना। तो बेहतरीन बाबा के पास गए थे, तो बेहतरीन बाबा के बारे में पूछा, सर बहुत दिक्कत चल रही है और कुछ बताओ भविष्य के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप पे एक आरोप लगेगा, कि झूठा आरोप में आपको फंसाया जाएगा, ठीक है जी। बता देते हैं जैसे बाबा, तो किसने बताई ये बात आरोप की, बेहतरीन बाबा ने, कि तुमको चार्ज लगेगा, ठीक है, तुमको चार्ज लगेगा। इसमें जब हम आगे इसका और अच्छा वर्जन देखेंगे तो हम देखेंगे कि बेहतरीन बाबा ने एक तो ये कहा कि तुम पे चार्ज लगेगा, और एक एफ के अंदर भी जो है डिफाइन है चार्ज, 2F में, अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। तो इसमें क्या है, तो फिर मैं इसे थोड़ा सा एडिट करवा दूंगा आपको। मैं कहूंगा कि बेहतरीन बाबा ने क्या कहा था, तुमको और तुम्हारी फैमिली को चार्ज लगेगा। एफ से हमने फैमिली पहले याद कर चुके हैं, ठीक है। अभी तो हमें क्या करना है, बेहतरीन बाबा ने कहा कि तुम पर चार्ज लगेगा। अब हमने एक थोर देखा, इनका नंबर 27 होता है। तो थोर के सामने एक पागल व्यक्ति है, इनका ट्रायल करने के लिए भेज दिया। थोर को डिसीजन देना है, एसगार्ड का राजा है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति जो है पागलों वाली बातें कर रहा था, जैसे ये कह रहा है मैं भगवान हूँ, मैं उठ सकता हूँ, लोग मुझे समझते नहीं, उसने चांद चुरा लिया था, है ना, तो इसलिए मैंने उसे मार दिया, मैंने सिर्फ बारिश से बातें की थी और ये मुझे पकड़ के लिया है। अब थोर के सामने क्या सवाल आ रहा है, यार ये तो पागल व्यक्ति है, जिसका विचारण मैं कर रहा हूँ, जिसका ट्रायल चल रहा है, ये तो व्यक्ति कैसा है, पागल व्यक्ति है, इसका क्या करूं, ठीक है। सोच डेवलप हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर। आगे चलते हैं। हल्दीराम नमकीन, 19 नंबर होता है इनका, 19 नमकीन, नमकीन में कौन सी, हल्दीराम की, ठीक है जी। अब हल्दीराम की नमकीन क्या कहते हैं आपको, ये कहते हैं, जैसे हमने अभी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स पढ़ी और उसमें हमने देखा कि
4 तरीके की क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं वे, उनके अलावा। तो सबसे ऊपर कौन सी थी? सेशन कोर्ट की, राइट। तो जो सेशन कोर्ट की जो होती है वो सबसे टफ रफ ट्रायल होता है वहां पे, बिल्कुल बहसम बहसी, पूरी गर्मा गर्मी, बड़े जज बैठे हुए होते हैं, है ना। तो हल्दीराम क्या कहता है, जिस तरीके से सेशन कोर्ट का ट्रायल रफ होता है और कड़क होता है, वैसे ही मेरी नमकीन है। और इसे हमने और अच्छे से और याद रखने के लिए ये भी बनाया था कि अगर सेशन कोर्ट का ट्रायल चल रहा है और साथ में हल्दीराम की नमकीन मिल जाए तो सारी मूवी फेल है। इसके सामने सारी मूवी फेल है, इस ट्रायल के सामने। ठीक है जी। अब अगला है हमारा डोनाल्ड ट्रंप, इनका नंबर 22 है ना। 21 से लेके 30 तक कैसे नंबर बने हुए हैं वो भी मैं आपको एक लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, आने वाले टाइम में दोबारा आपको याद रिवाइज करा दूंगा, है ना। तो इसमें क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रायल कैसा होना चाहिए? समरी ट्रायल होना चाहिए। सबसे छोटा ट्रायल कौन सा होता है? समरी ट्रायल। 4 ट्रायल होते हैं, अनसाउंड माइंड का अलग है। उससे अलावा 4 ट्रायल ये है कि सबसे पहला सेशन ट्रायल, फिर वारंट ट्रायल, फिर समन ट्रायल, फिर समरी ट्रायल, यानी कि सबसे टफ, उससे हल्का, उससे हल्का, सबसे हल्का। ठीक है, तो एक तो हमने याद किया कि 19 में कौन सा है टफ वाला, और एक हमने याद किया कि 22 में कौन सा है समरी ट्रायल। भाई इन समरी ट्रायल होता है बहुत संक्षिप्त में निपटाओ, जल्दी से जल्दी, ज्यादा जजमेंट पे ज्यादा ध्यान ना दो, जल्दी निपटाओ। देखो डोनाल्ड ट्रंप है, देश के प्रेसिडेंट है, बहुत सारे काम है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कट्टे तो देश में कैसे काम कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए इनका ट्रायल क्या है, उचित यही है कि इनका समरी ट्रायल चलाओ, समरी ट्रायल ही उचित है इनका पॉइंट। और अब मैंने क्या कहा, मैं 2 चैप्टर आपको याद नहीं कराऊंगा, 19 याद कराया, 22 याद कराया, 2 याद नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको 19 और 22 याद रखना है। और अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि वारंट ट्रायल किस में है, तो आपको सबसे पहले कहा जाना है कि 19 में तो सेशन ट्रायल है, तो सेशन ट्रायल से अगला कौन सा है? वारंट ट्रायल, तो ये 20 में है। और पूछ लिया जाए समन ट्रायल कहाँ है, तो आपको क्या देखना है? 19 में आपका जो है सेशन ट्रायल है, फिर वारंट, फिर समन। 19, 20, 21, तो यानी कि 21 में है, चैप्टर नंबर 21। समझ में आ गया? एक मैडम है आपके सामने, तो हमने इमेज बनाई थी कि मैडम जो है मैं पढ़ाती थी, मैडम पे जब हमें पढ़ाती थी तो एक केस हो गया था, अब मैडम की शादी हो गई कहीं और। तो अब मैडम जो है बार बार न्यूज में आ रही है, मैडम ये कहती है, सवाल उठाती है कि मेरी शादी वहां पे हो गई है। जैसे बैंक वालों की जो है ड्यूटी चेंज हो जाती है शादी के बाद, ऐसे ही मेरे क्रिमिनल केस को भी ट्रांसफर कर दो जहाँ पे मेरी शादी हो गई है। यानी कि मैडम जो है बार बार किस चीज पे जोर देती है कि मेरी जो है, जो मेरा ट्रायल है उसे आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। क्लियर? मेरे क्रिमिनल केस को ट्रांसफर कर दो। याद हो गया पॉइंट? अब ये उस दिन की पीडीएफ का लास्ट था कि हमने देखा था कि एक ड्रंक आदमी है, वाइन पीने वाला व्यक्ति है, 2 मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव भी बैठे हुए हैं यहाँ, और आपके जो है न्यायाधीश भी बैठे हुए हैं, जुडिशियल भी बैठे हुए हैं। तो ये आपस में बातें कर रहे हैं कि यार सिक्योरिटी किससे ले, कौन लोग ऐसे होते हैं जो समाज में जो है मतलब परेशान करते हैं। तो दोनों ने डिसाइड किया जो वाइन पीने वाले व्यक्ति होते हैं वे शांति भंग करते रहते हैं, कहाँ पे? समाज के अंदर। तो इनसे हमें क्या लेनी चाहिए? सिक्योरिटी लेनी चाहिए कि बॉन्ड भरवा लो आप इनसे कि ये लोग जो है गुड बिहेवियर रखे, अगर गुड बिहेवियर तोड़ते हैं तो पैसे जब्त कर लो, है ना, इन्हें इन पे कार्रवाई करो पैसे जब्त कराने की। तो यानी कि इन लोगों से इनका मानना है कि वाइन पीने वाले लोग शांति भंग करते हैं, इनके गुड बिहेवियर के लिए इनसे क्या भरवा लो? बॉन्ड भरवा लो। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखते हैं अगली जो हमने ट्रिक्स याद करी थी। अभी अब का टेस्ट लूंगा मैं, कुछ नई ट्रिक्स भी हैं, पुरानी रिवाइज हो गई है, नई भी है ना। जिन बच्चों के साथ ये तीसरी बार रिवाइज हो रही है उनके लिए तो आज ये बोरिंग हो गई होगी, राइट? ऐसे हो गए तो आती है, तो आती है, तो आती है, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपकी स्पीड बढ़ेगी इससे, जितने ज्यादा बार सुनोगे। जब ये हम 2000 हमारे सेक्शन से याद हो जाएंगे, 2000 हमारे 2000 के अंदर हमारे चैप्टर्स आ गए है ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो चीज स्ट्रोंग हो गई उसे इतनी स्ट्रोंग हो गई हमारी कि ये तो हमारी भूल ही नहीं जा रही है। और कोई चीज अगर हमारी हल्की फुल्की भी है उसके बाद भी हमारे आंसर सही हो रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रोंग पार्ट इतना स्ट्रोंग है कि उसे कोई हमें कंफ्यूज कर ही नहीं पा रहा है। क्लियर? अब हमारा क्या है, एक मॉन्स्टर है, इसका नंबर 34 होता है। कैसे बना बाद में बताऊंगा। आपका 34 नंबर है मॉन्स्टर का। अब तो एक मॉन्स्टर को किसी अपराध में पकड़ा गया, तो लोग क्या कह रहे हैं
कि इसकी सजा माफ मत कर देना, इसे तो जेल भेजो, इसकी सजा का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इसकी सजा जो है माफ नहीं होनी चाहिए, इसकी सजा जो है कम नहीं होनी चाहिए, कम्यूट नहीं होनी चाहिए कि बदल दो आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अलग बदल दो, सस्पेंड नहीं होनी चाहिए भाई, इसे जेल भेजो। पॉइंट समझ में आ गया। अगली इमेज थी कि एक 16 साल की सुंदर, इस 16 का क्या होता है, ब्यूटी क्वीन, 16 ब्यूटी क्वीन, 16 नंबर होता है ब्यूटी क्वीन का। तो एक ब्यूटी क्वीन है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट कंप्लेंट कर रही है, पुलिस स्टेशन नहीं गई है, ये डायरेक्ट जो है मैजिस्ट्रेट के सामने आई कि भाई जो है मैजिस्ट्रेट को क्या कहती है कि सर मेरी ब्यूटी ही मेरी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, देखो ये लोग झांक रहे हैं, दिख रहे हैं ये, मैं जहां जाती हूँ लोग मुझे घूरते हैं, मैं जहां जाती हूँ लोग मुझे घूरने लग जाते हैं, मैं बहुत परेशान हो गई। तो इन्होंने डायरेक्ट क्या की मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट हम पढ़ेंगे कंप्लेंट क्या होता है। तो ये क्या कर रही है, डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर रही है, याद हो गया सभी के। इसी के बाद जैसे हम और ट्रिक्स में आगे बढ़ेंगे, तो इन इन फोटो को मैं दोबारा से भी दिखाऊंगा आपको कि जब मैं आपको 16, 116, 216, 316, 416, 516 याद कराऊंगा कि ये एक स्टोरी की तरह चलेगी, है ना, तो आप भूल नहीं पाओगे कैसे कैसे हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, आप कहोगे कि सर आपने तो 100 तक के नंबर बनाए हुए हैं, तो बाकी सेक्शंस कैसे याद कराओगे। इनकी भी अलग ट्रिक्स बनती है, नंबर यही रहते हैं, कैरेक्टर यही रहते हैं, लेकिन क्या चीज 116 में है, क्या चीज 216 में है, वो आपको ऐसे याद हो जाएगी जब आपको ये पता है कौन सा चैप्टर कहाँ तक जा रहा है ना, और ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब जो चीज पूछी गई है वो किस चैप्टर में, और आपको पता है इस चैप्टर का नंबर 23 है, तो आप एकदम बता दोगे कि 216 में है, 116 में है, 316 में है। समझ में आई मेरी बात। तो ये चीजें आपकी इस तरीके से याद होगी, ज्यादा नंबर्स बनाऊंगा ज्यादा याद रखना पड़ता। क्लियर। अगला क्या है आपका, प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पर पुलिस दर्जनों पैसा कमाती है। दर्जनों का 12 नंबर था, मैंने याद कराया था आपको कि दर्ज प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पर पुलिस दर्जनों पैसा कमाती है। जैसे कि पुलिस वाला कह रहा है हमें शक है तुम कोई गंभीर अपराध कर सकते हो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। व्यक्ति क्या कह रहा है, भाई मुझे बिठाओ ना, मुझे बिठाओ ना। तो दूसरा क्या कहता है, अच्छा एक काम कर, चल जो है जो जेब में दे, है ना। तो उससे जो है पुलिस बहुत पैसा कमाती है। ये कोई डिफेमेशन नहीं, याद रखने का तरीका है कि चैप्टर नंबर 12 में है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। तो हमने क्या किया, प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पर तो पुलिस बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, दर्जनों पैसा कमाती है। उसके बाद एफआईआर किस चैप्टर में दी गई है, हमें कहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, वो चैप्टर नंबर 13 में दी गई है। 13 जो नंबर है वो सलमान खान का है। उसमें हमने ये ऐसे याद किया था, दबंग मूवी सबने देखी है, सलमान खान को सब जानते हैं, है ना, कि सब लोग पूछ रहे हैं एफआईआर कहाँ पर दें, एफआईआर कहाँ पे दर्ज कराएं, एफआईआर कहाँ पे दर्ज कराएं। तो हमें सब लोगों का फिर आंसर आया कि ये तो जो है थानेदार साहब को दो, है ना। दबंग मूवी हमने सबने देखी है, और मैंने एक गाना भी गा के दिखाया था, थाने में बैठे दरोगा जी ले हिचकी। ठीक है जी, इनके पास जाओ आप एफआईआर दर्ज कराने। कंप्लेंट के लिए आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, 16 साल की जो है ब्यूटी क्वीन है। क्लियर। अब हमने एक देखा था कि सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस के पास क्या पावर है। लोगों में चर्चा चल रही थी खास कि यार सुपीरियर पुलिस ऑफिसर क्या होता है, वर्दी तो वर्दी है, 1 स्टार 2 स्टार, या फिर किसी के उस पे जो है मतलब अशोक स्तंभ हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, सुपीरियर ऑफिसर से क्या दिक्कत है, सब पुलिस ही है। तो लोग कह रहे हैं नहीं, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर में खास बात होती है, ये जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं ये चोर को उल्टा लटका देते हैं, और तो प्यार से बात करते हैं। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर क्या कर देते हैं, किसे उल्टा लटकाते हैं, चोर को। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर किसे उल्टा लटकाते हैं, चोर को। ये जो आपको भी 2-3 बार बोलने हैं तो आपके माइंड में सेट होगी कि सुपीरियर पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, चोर को उल्टा लटका सकते हैं, स्पेशल पावर है इनकी। यहाँ तक के पॉइंट समझ में आए आपके। नेक्स्ट ट्रिक्स लेते हैं आपकी। ट्रिक्स बनवाई थी मैंने आपको कि एक जो है जिनके चेहरे पे दिल बना हुआ है, इनका नाम क्या है, स्वीट हार्ट। पॉइंट था इनका 23 नंबर, है ना। सर एक बार सुपीरियर ऑफिसर का बता दिए, कौन सा टॉपिक था। सुपीरियर ऑफिसर के पास स्पेशल पावर ये है कि वो चोर को उल्टा लटका सकता है। 4 चोर, ये चैप्टर नंबर 4 में है। ओके सर। ठीक है जी। अभी आपको समझ में आएगा, जब मैं आपकी पहली क्लास है इसलिए आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये बच्चे तो जो है सेट हो चुके हैं इन इमेजेस के अंदर, अभी आप देखना कैसे आंसर बनेंगे इनसे, है ना।
ये प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हम। शुरू में हम मेंस और प्रीलिम्स मिक्स था, अब हम डायरेक्टली प्रीलिम्स के लिए सेक्शंस याद कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो हमने एक इमेज बनाई है, ये मैंने बताया था 23 नंबर होता है किसका, स्वीट हार्ट का। स्वीट हार्ट क्या कर रही थी, जज के साथ 16 साल की जो बेटी क्वीन थी वो तो क्या कर रही थी, कंप्लेंट कर रही थी, और स्वीट हार्ट क्या कर रही है, प्ली बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, सौदेबाजी। ये क्या कह रही है, अगर मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं जज साहब तो आप सजा कम दे दोगे। ठीक है जी, हाँ कम दे दूंगा। अगर मैं जो है 1 साल बाद कबूल करूं तो कितनी सजा दोगे। यानी कि बार्गेनिंग कर रही है कि 5 रुपए कम कर लो, 10 रुपए कम कर लो। वही आदत जो है कोर्ट में कर रही है स्वीट हार्ट की, भाई आप जो है ये मेरी सजा ऐसे कम कर लो, ज्यादा कर लो। तो जो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर नंबर 23। पॉइंट क्लियर। उसके बाद ये 37 नंबर है इनका, माय नेम इज खान। हमने सलमान खान भी रखा है, शाहरुख खान भी रखा है, और आमिर खान भी रखा है पीके की तरह, है ना। तो जो है ये सारी इमेजेस वे हैं जिससे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, बहुत ज्यादा मूवी देख चुके हो, तो बहुत ज्यादा चीजें आप इजीली याद कर पाओगे कि शाहरुख खान, एक अपने माइंड में हम मूवी बना लेंगे लास्ट में जब हमारे सामने सेक्शन ज्यादा हो जाएगी कि शाहरुख खान के साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं। ठीक है जी। अब आपका क्या है, माई नेम इज खान, है ना। सबने मूवी देखी है कि शाहरुख खान है 37 नंबर। कैसे बनाए वो भी पता चल जाएगा आपको आने वाली क्लासेस में। 37 अभी तो यह रखना है शाहरुख खान का नंबर है। और शाहरुख खान क्या कह रहा है, देखो ये मूवी भी आई थी माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो ये क्या हो रहा है, इसके साथ इरेगुलर प्रोसीडिंग्स होती हैं बार बार। इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, अनियमित कार्रवाई, बिना मतलब अरेस्ट कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी बेल नहीं दी। तो ये जो है अनसन सा कर रहा है, परेशान घूमता है कि माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ठीक है, मेरे साथ इरेगुलर प्रोसीडिंग हुई, मुझे वहां पे पकड़ लिया गया। ये रेगुलर मतलब इरेगुलर, यानी कि जो गलत कार्रवाई हुई, गलत तरीके से, जो कानून के अंदर जो चीज है उस तरीके से ना होकर अलग तरीके से हुई, इरेगुलर हुई। इससे हो सकता है ट्रायल कैंसिल हो ना हो, तो ये अलग मैटर है। क्लियर पॉइंट समझ में आया। अभी हमें इतना याद रखना है, माय नेम इज खान, और मेरे साथ जो है बहुत ज्यादा अनियमित कार्रवाइयां हुई। अब देखो एक चीज है कि मैंने बताया था कि जो लड़कियां हैं वो अपना हस्बैंड बना लो, और जो लड़के हैं 5 को वाइफ बना लो, 5 वाइफ। ठीक है जी। लड़कियां ऐसे भी कर सकते हैं 5 वाइफ, और वाइफ को आप हस्बैंड बोल सकते हो। क्लियर पॉइंट क्या है कि मैंने अपनी वाइफ को अरेस्ट ऑफ पर्सन का पूरा चैप्टर समझा रखा है। पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, कब अरेस्ट नहीं कर सकती, अरेस्ट हुए हुए पर्सन के क्या अधिकार होते हैं, कौन उससे मिल सकता है, उसका एडवोकेट का अधिकार होता है नहीं होता है, पुलिस क्या कर सकती है नहीं कर सकती, फुल समझाया हुआ है। क्यों, वकील आदमी है भाई, जो है पुलिस से रोज पंगा रहता है, तो हो सकता है पुलिस किसी केस में गलत फंसाए, किसी केस में पर्सनली समझ के फंसाने की कोशिश करे। क्लाइंट जो है जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो हमें झूठा फंसाने की कोशिश करे कि ये वकील साहब उकसा रहे हैं। तो कभी भी हो सकता है, क्या पता, मुझे मतलब क्या हो पता, जो है किसी के हस्बैंड को पुलिस अरेस्ट कर ले तो उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। क्लियर हो गया पॉइंट। अभी देखो एक चैप्टर आया है 24 होता है चेयरमैन का नंबर। ठीक है जी, 24 को चेयरमैन बोलते हैं। तो एक चेयरमैन साहब को जेल हो गई है, एक इमेज है कि चेयरमैन साहब को जेल हुई है और कोर्ट उन्हें बुला रही है। कोर्ट उन्हें बुला रही है कि उन्हें बुला के लाओ, उनकी गवाही लेनी है। तो यानी कि चैप्टर का नाम क्या होगा, उस व्यक्ति की अटेंडेंस जो इस टाइम जेल में है, जो डिटेन्ड है, तो उसकी जो है क्या होनी है, अटेंडेंस। यह भी चैप्टर का नाम अभी आपके सामने आएगा। एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो चैप्टर 24, अटेंडेंस ऑफ पर्संस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। उन व्यक्तियों की अटेंडेंस कैसे होगी उसके बारे में प्रावधान है इसके अंदर, कि उन व्यक्तियों को कोर्ट में कैसे लाया जाएगा जो पहले से जेल के अंदर है। क्लियर पॉइंट समझ में आया। तो चेयरमैन साहब कहाँ पे, जेल में है, तो उन्हें कैसे लाया जाएगा, तो ये मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है चैप्टर, कि उस व्यक्ति को कोर्ट में लाया जाएगा जो जेल में था। तो मीडिया लोग जो है रोड पे खड़ी हुई हैं कि गाड़ियां गुजरेगी यहाँ से पुलिस की। अब देखो एक इमेज है महात्मा गांधी, हमने बनाया था महात्मा गांधी को, जैसे 28 था तो हमने इसका 8 लिया था, है ना, और इस 8 को ऐसे कर दिया था, 8 से बन गया था हमारा चश्मा। तो चश्मे से हमें दिखाई देते थे हमेशा। चश्मा किसका बनता है ऐसा, नोट के ऊपर भी गांधी जी का, है ना। तो क्या है कि गांधी जी का नंबर क्या है, 28 है। अब गांधी जी की बात सुनो, गांधी जी क्या कह रहे हैं।
जो ऑफेंसेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इफेक्ट करने वाले, आप रिश्वत दे रहे हो जज को, है ना, आप गवाहों को डरा रहे हो, ठीक है, आप गवाहों को डरा रहे हो, आप जज को रिश्वत दे रहे हो, पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दे रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे अपराधों के लिए स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए। बस इतनी सी बात थी कि हमने सुन ली, ठीक है। गांधी जी कह रहे हैं जो ऑफेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इफेक्ट करते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए, ठीक है जी। आपने कही और हमने सुन ली, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इतनी बात तो हम रख ही सकते हैं या नहीं, ठीक है जी। अगला पॉइंट है बेल एंड बॉन्ड। इसमें मुगल्स बने हुए हैं, मुगल्स का नंबर 35 होता है। ये तो आपके बिना ट्रिक्स के भी याद हो जाएगी नंबर्स किसका क्या है, लेकिन ट्रिक्स से याद कराने जरूरी है बाद में। अब देखो देखो क्या है इसमें कि प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड, जैसे बेल कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, बॉन्ड कितने रुपए का होगा कैसा होगा, जो प्रोविजंस हैं बेल एंड बॉन्ड के, ये ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम से चले हुए आ रहे हैं, ये तो भैया मुगलों के टाइम से चले हुए आ रहे हैं, है ना। ये मुचुल्का, मुचुल्का बॉन्ड को मुचुल्का बोलते हैं, तो ये शब्द हमारे नहीं, तो मुगलों के टाइम के हैं। जो बेल एंड बॉन्ड के जो प्रोविजंस हैं ये मुगलों के टाइम से चले हुए आ रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, याद हो गया सबको। बेल एंड बॉन्ड के जो प्रोविजंस हैं ये मुगलों के टाइम से चले हुए आ रहे हैं। अब मोरारजी देसाई है, इनका नंबर 36 है, ठीक है, 36 होता है। अब ये क्या है, मोरारजी देसाई जो है पीएम भी रह चुके हैं हमारे। एक बहुत ही बड़ा मैटर आया मोरारजी देसाई के सामने जब आप देख रहे थे कि दूध ही दूध है, हजारों लीटर दूध है, 10,000 लीटर दूध है, और ये जुड़वा व्यक्ति है, देखो इनकी शक्ल देखो मैच कर रही है ना। एक व्यक्ति कह रहा है ये दूध मेरा है, मैं हूँ रामू, दूसरा व्यक्ति कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, मैं हूँ रामू, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दूध मेरा है मेरा है। तो मोरारजी देसाई क्या करते हैं कि इतने हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सच्चा कौन झूठा, ये सारा दूध खराब हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, ये सारा दूध खराब हो जाएगा और देश को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा एक काम करते हैं, इस दूध को बेच देते हैं, इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देते हैं, जो पैसा आया वो बाद में उस व्यक्ति को दे देंगे जो सच्चा निकलेगा। यही इस चैप्टर में दिया गया है। स्टोरी ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत स्टोरी है, चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टोरी है। यानी कि मोरारजी देसाई ने क्या ऑर्डर दिया था, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर किसने दिया, मोरारजी देसाई ने, कि इस दूध को बेच देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, बाद में जो कोर्ट सही माने कौन आदमी सही था वो पैसा ये उसे दे देंगे। देखो पीले वाले व्यक्ति को पैसा दे दिया। पॉइंट क्लियर हुआ, आपको याद हुआ। अब आगे चलते हैं। ये मैंने 6 का फिक्स बना देता है ना, ये अमेंडमेंट मैंने कही थी कि जो 6 है उसका 6 का फिक्स है। अब हमें इसी पॉइंट से याद रखना है कि जो इमरान हाशमी है जो मैच फिक्सिंग करते थे उन्हें कोर्ट ने समन किया है, उनकी यानी कि उनकी कंपेल अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस को कंपेल किया है। समन वारंट इस चैप्टर के अंदर में आएगी कि समन कैसा होता है, कैसे इशू होता है, वारंट क्या होता है, कैसे इशू होता है, क्या बेलेबल वारंट होता है, क्या नॉन बेलेबल वारंट होता है। इन चीज़ों के बारे में जो नॉलेज हमें मिलेगी वो इस चैप्टर में मिलेगी। ये चैप्टर है नंबर 6 और इसमें हमें कैसे आएगा, टू कंपेल अपीयरेंस, ठीक है, टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन। पर्सन कौन सा, इमरान हाशमी। हमें याद रखना है कि इमरान हाशमी को जो फिक्सर था, है ना, जो फिक्सर थे उन्हें क्या है कोर्ट ने मजबूर किया है अपने पास आने के लिए, यानी कि कोर्ट ने उन्हें बुलाया है, समन से हो वारंट से हो कैसे भी हो, कोर्ट ने उन्हें बुलाया है। पॉइंट समझ में आया, आपके याद हो जाएगा। एक और होता है कि ये तो आदमी को बुलाया है, एक चैप्टर है कि आप थिंग्स को बुलाते हैं, मतलब जो आपके पास सामान है, जैसे आपके पास कोई कॉपी है, कोई मैं व्यक्ति हूँ मेरे पास कोई चीज है जो एविडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगले चैप्टर में क्या आता है, कोर्ट ये कहते हैं कि ये सामान लेके आओ। देखो चैप्टर नंबर 6 तो क्या है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, ठीक है जी। और 7 क्या है आपका, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। ये कोर्ट के पास पावर होती है, पहले में तो आदमी को बुला रहा है, दूसरे में कोर्ट के पास ये पावर भी है, वो किसी वस्तु को भी मंगवा सकता है। जैसे मैं किसी चीज के ऊपर लड़ाई बची हुई है, मेरी चीज मैंने उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो अशब्द कुछ लिखे हुए थे, मैंने वो चीज किसी को दिखाई, आपस में लड़ने लग गए। अब कोर्ट को वो चीज चाहिए कि उस पर लिखा हुआ क्या था, वो मेरी कस्टडी में है, मुकदमा जिन दोनों के बीच में लड़ाई हुई उनके बीच चल रहा है, तो कोर्ट मुझे आदेश दे सकती है कि उस चीज को लेके आओ। उसे हम ऐसे याद रख सकते हैं,
कोर्ट हमें ये कहती है अगर वो चीज तुमने हेवन में भी छुपाई हुई है तो भी उसे लेके आओ, मुझे मतलब नहीं है। चाहे धरती से लाओ, चाहे आप जो है जमीन खोद दो, चाहे आप स्वर्ग में चले जाओ, मुझे उस सामान का प्रोडक्शन ऑफ थिंग चाहिए। पॉइंट याद रख लोगे आप ऐसे? ठीक है जी, हो गया, बहुत सारे लगभग याद ही हो गए आपके। अब देखो लास्ट है ये आज का, लास्ट क्या है, एक किला है, 14 नंबर पे किला आता है फोर्ट। 14 कैसे बनता है, फोर्ट से, 14, तो फोर्ट यानी किला। किले पे भैया राजा लोग रहते हैं, ये कहते हैं कि न्यायालय की जुरिस्डिक्शन नहीं चलती इस किले पे। जैसे एक बार कुछ भी न्यायालय का ऑर्डर इस किले पे नहीं मान्य होता, ये न्यायालय के अधिकार के बाहर है। किले के बाहर क्या लिखा हुआ है, अब भी राजाशाही चल रही है किले के अंदर, ये कहते हैं कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो चैप्टर नंबर 14 है वो जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे 14 किला है, हमने ऐसे याद किया है कि इस किले पर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं चलती। जब भी क्वेश्चन आएगा जुरिस्डिक्शन कौन से चैप्टर में है, तो हमें ये याद रखना है जुरिस्डिक्शन कहाँ पे नहीं चलती, किले पे नहीं चलती। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखो आपके जो है लगभग सारे चैप्टर्स याद हो चुके हैं। एक ट्रिक्स की एक लेक्चर और होगा, 5-7 पीडीएफ, मतलब 5-7 फोटो होगा इसमें, आपके 37 के 37 चैप्टर याद हो जाएंगे। फिर हम इनके अंदर समझेंगे बिना इनके अंदर पढ़े कि इनके अंदर क्या क्या है, और फिर हम इन्हें डीप करेंगे, है ना। इससे हमारे इसका पूरा आइडिया हो जाएगा, रिवीजन फास्ट हो जाएगा, चैप्टर से हम तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। अच्छे इस चैप्टर में तो ये है, अच्छे इस चैप्टर में तो ये है, अच्छे इस चैप्टर में तो ये है। अब एक चीज और बताई थी मैंने आपको, पहला और आखिरी चैप्टर याद नहीं कराऊंगा। पहला प्रिलिमिनरी है और आखिरी 39 क्या है, मिसलिनियस। 39 मिसलिनियस जो बचा हुआ है, अब पहला क्या है, प्रिलिमिनरी। ठीक है, नए एग्जामिनर पूछेगा, तो यानी कि आपके 2 चैप्टर यहाँ से याद हो गए, पहला प्रिलिमिनरी और आखिरी मिसलिनियस। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब देखते हैं, अब पता चलेगा कि इतनी जो है मेहनत करी है हमने, इतने सारे फोटो देखे हैं, मैंने इतने सारे फोटो बनाए हैं, तो ये मेहनत कैसे रंग लाएगी, इसने क्या किया। किसी ने जो है ज्यादा माइंड पे जोर नहीं डाला होगा, बस मेरी बातें सुनते रहे, है ना। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर देना है कि क्या चीज आपने